अकारण ही मन बेचैन क्यों होने लगता है? सब कुछ तो ठीक ही लगता है, मगर भीतर की हलचल और भटकाव, ध्यान कहीं टिकता ही नहीं। इसका कारण कहीं बाहर नहीं, कोई ट्रैंक्विलाइजर और सेडेटिव काम नहीं करेगी, क्योंकि हमारी ईड़ा और पिंगला ही असंतुलित है। ये वो ऊर्जा की धार हैं जो हमारे ही भीतर अदृश्य बहती रहती हैं। जी हां, नाड़ियां। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। आज हम बात करेंगे हमारे भीतर की ऊर्जा प्रवाह की व्यवस्था को। नाड़ियां 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर हैं, जो हमारी सभी कोशिकाओं को ऊर्जा मुहैया कराती हैं। अब इन नाड़ियों के संबंध में विस्तृत वीडियो हमारे इसी चैनल पर पहले अपलोड की गई थी, जिसका आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं। आज का विषय इन नाड़ियों को जानने का नहीं, इन्हें संतुलित करने के उपायों के संबंध में है। फिर भी संक्षेप में हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि कई हमारे मित्र यहां देख रहे हैं जो मेरे मूल नाड़ियों के वीडियो को नहीं देखे हैं। बाद में देख लीजिएगा। अभी इसके संतुलन के संबंध में हम मुख्य रूप से बात करेंगे। फिर भी संक्षेप में आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बताते हैं नाड़ियों के विषय में। तो घरेंड संहिता और हठयोग प्रदीपिका दोनों ही ग्रंथ बताते हैं कि बाएं मार्ग से चंद्र की तरह शीतल स्वभाव वाली नाड़ी को ईड़ा कहते हैं, जो शीतल, शांत, संवेदनशील ऊर्जा के प्रवाह की नली है। हमारे बाएं नासिका से निकलकर मूलाधार चक्र तक बाएं मार्ग से ही जाती है, और दाहिनी नासिका से निकलकर दाहिने मार्ग से जो नली मूलाधार तक जाती है उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, जो सूर्य स्वभावी ऊष्मा, सक्रियता, निर्णय क्षमता और कर्म की प्रतीक होती है। जब ये दोनों धाराएं संतुलित होती हैं, मन स्थिर, सजग और स्पष्ट होता है। लेकिन जब इनमें से कोई एक प्रबल हो जाए तो मन अस्थिर और असंतुलित हो जाता है। तो जब नाड़ियां ही अपनी असंतुलित हों तो कौन सा सेडेटिव और कौन सा ट्रैंक्विलाइजर? आधुनिक मनोविज्ञान इसे मेंटल पोलैरिटी कहता है। हमारे भीतर दो विपरीत प्रवृत्तियां होती हैं, एक संवेदनशील, ग्रहणशील और शांत, फेमिनाइन कैरेक्टर, और दूसरी विश्लेषणात्मक, निर्णायक और सक्रिय, यानी मैस्कुलिन कैरेक्टर। कार्ल यंग ने इसे ही एनिमा और एनिमस कहा है, और दोनों का संतुलन ही साइकिक हार्मनी कहलाता है। योग शास्त्र ने हजारों साल पहले इसी को ईड़ा और पिंगला बताया था। जब ईड़ा प्रबल होती है तो व्यक्ति अधिक भावनात्मक, कल्पनाशील और आलसी हो जाता है। वह अतीत में जीता है, निर्णय लेने से कन्नी कटाता है, भागता है, और अकारण ही उसके आंखों से आंसू छलकते रहते हैं। देखे हैं ना, कोई कोई तुरंत रोने लगता है। और जब पिंगला प्रबल होती है तो व्यक्ति हाइपर एक्टिव, अधीर, डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग नेचर का हो जाता है। वह हमेशा ही कुछ न कुछ करते रहता है, शांति नहीं रहती है उसे। यही कारण है कि कोई व्यक्ति प्रोडक्टिव होते हुए भी पीसफुल नहीं रहता, और दूसरा काम होते हुए भी कंफ्यूज्ड रहता है। ईड़ा और पिंगला का यही असंतुलन मन को भटकाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने अब जाके यह पाया है कि हर श्वास के साथ हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो भाग सक्रिय होते हैं, एक सिंपैथेटिक यानी सक्रिय करने वाला भाग, और दूसरा पैरासिम्पैथिक यानी शांत करने वाला भाग। ये वही दो ऊर्जाएं हैं जिसे योग ने सूर्य स्वभावी और चंद्र स्वभावी के रूप में हजारों साल पहले बताया था। 2020 में
फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग से नर्वस सिस्टम का संतुलन सुधरता है और व्यक्ति की हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी भावनात्मक स्थिरता बेहतर होती है। योग शास्त्र इसे ही अनुलोम विलोम प्राणायाम के रूप में हजारों सालों से अभ्यास करता आ रहा है। इसका मतलब है कि हर सचेत श्वास इड़ा और पिंगला को पुनः सामंजस्य में लाने की कोशिश होती है। यह केवल आध्यात्मिक नहीं, न्यूरोलॉजिकल बैलेंसिंग प्रोसेस है। तो यह असंतुलन क्यों होता है? आज की जीवन शैली ही ऐसी हो गई है जो लगातार पिंगला को उत्तेजित करती है। तेज रफ्तार, हर चीज का डेडलाइन, नोटिफिकेशंस और कैफीन। हमेशा कुछ करते रहो, व्यस्त दिखो ताकि समाज द्वारा इनएक्टिव न घोषित कर दिए जाओ। ये ऐसी संस्कृति है जो मन को रेस्ट मोड से दूर किए रहती है। वहीं ईड़ा का पोषण लगभग खत्म सा हो गया है। शांत क्षण, प्रकृति से जुड़ाव, गहरी नींद्रा, सहज कला, संगीत, वास्तुकला, मौन, ध्यान सभी तो दुर्लभ हैं। परिणाम मानसिक थकान, ओवरथिंकिंग, बर्नआउट। हमारा नर्वस सिस्टम कभी लॉग ऑफ होता ही नहीं है। हम तो नींद में भी थके रहते हैं। तो कैसे संतुलन करें अपनी नाड़ियों को? जब तक इड़ा और पिंगला समन्वित नहीं होंगी तब तक सेंट्रल लाइन यानी सुषुम्ना एक्टिव ही नहीं होगी, और जब तक सुषुम्ना एक्टिव नहीं होगी, जागृत नहीं होगी, तब तक व्यक्ति अपनी चेतना का बोध ही नहीं कर पाएगा। सुषुम्ना को एक्टिव करना कोई रहस्यमयी घटना नहीं है, बल्कि ऊर्जा और मन के गहरे संतुलन की स्थिति है। तो चलिए उपाय को अच्छे से समझते हैं, और सिर्फ समझते नहीं हैं, करते भी हैं। अभ्यास तो है, किया जाए। तो पहला उपाय नाड़ियों के संतुलन का अनुलोम विलोम। जब हम एक नासिका से सांस भरते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं तो हम मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों के बीच संवाद स्थापित करते हैं। साथ ही मूलाधार से आज्ञा चक्र तक बारी बारी से सांसों के माध्यम से दोनों नाड़ियों को समान और समन्वित रूप से एक्टिवेट करते हैं। यह नाड़ी शोधन का सर्वोत्तम और सरलतम उपाय है। श्वासों का यह पारस्परिक नृत्य आपके विचारों की गति को थाम लेती है और चेतना स्थिर हो जाती है। अब यह मूलाधार क्या है, आज्ञा चक्र क्या है? अब यह सब समझने के लिए चक्रों पर एक दूसरी वीडियो हमारे यहाँ इसी चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें ऊर्जा के 7 चक्र की बात की गई है। उसे आप जरूर देखिएगा। मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। अपने आप को पूरी तरह से जांचिएगा, समझिएगा नहीं तो सफलता कहां? तो पहला उपाय अनुलोम विलोम। दूसरा, सांसों के प्रति जागरूक होना, मन की भाषा को सुनना। आप भी महसूस करते हैं ना कि हर बेचैनी की शुरुआत श्वासों से ही होती है। श्वास तेज चलने लगे तो मन भी उथल पुथल होने लगता है, और जब श्वास गहरी शांत हो तो मन भी शांत हो जाता है। इसलिए माइंडफुल ब्रीदिंग केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि मन से संवाद की भाषा है। श्वासों पर ध्यान देना, अपनी इड़ा और पिंगला की लय को सुनना, कौन सी ऊर्जा हावी है, चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी, मैं अधिक कर रहा हूं या अधिक सोच रहा हूं। यह अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी होती है। तो दूसरा उपाय श्वासों के प्रति जागरूक होना, मन की भाषा को सुनना। अब तीसरा उपाय मौन और रचनात्मक विराम। यह सुषुम्ना का द्वार है। पिंगला की गति बाहरी और ईड़ा की गहराई भीतरी होती है।
और जब दोनों समन्वित हो जाती हैं तो सुषुम्ना कंपन में आती है, खुलने लगती है। इसीलिए कुछ न करना, कुछ न सोचना बेहतरीन आध्यात्मिक अभ्यास है। सिर्फ वाणी का मौन नहीं, सोच की मौन, ब्रेन की मौन और बाहरी भटकाव से भी मौन, पूर्णतः मौन। दिन के कुछ मिनट बिना संगीत, बिना शब्द, बिना फोन, वही मिनट जब आपकी ऊर्जा पुनर्संतुलित होती है। जब आप शाम को ऑफिस से थके हारे लौट के घर आते हैं तो कुछ समय सोफे पर बैठकर आराम करते हैं ना, वह सिर्फ शारीरिक आराम है। मन चलता रहता है। इसी समय को थोड़ी और गहराई दे दीजिए। मन को, बुद्धि को, चिंतन को, फोन को, सबको आराम दे दीजिए ना थोड़ी देर। बिल्कुल स्तब्ध मौन। तो केवल बैठना नहीं, बैठकर अपने भीतर लौटना, खुद की चेतना के साथ रहना, यही तो ध्यान है, यही तो मौन है। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। चौथा उपाय, आधुनिक संतुलन, मानसिक अनुशासन। आज संतुलन केवल आसनों और श्वासों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सूचना और उत्तेजना की मात्रा तक पहुंच गया है। हर बार जब आप स्क्रीन से दूर होते हैं, आप पिंगला को आराम दे रहे होते हैं, और जब आप बिना जजमेंटल हुए किसी की सुनते हैं तो आप अपनी पीड़ा को विस्तार दे रहे होते हैं। तो संतुलन अब केवल ध्यान और गुफा का विषय नहीं रहा, यह तो रोजमर्रा के हर एक क्रिया में लगा हुआ है। अभ्यास की बात है। और पांचवा उपाय, हृदय केंद्रित ध्यान। ऊर्जाओं का मिलन बिंदु है आपका हृदय। सुषुम्ना नाड़ी का केंद्र हृदय ही होता है, जहां ईड़ा और पिंगला आपके चित्त से मिलती हैं। जब आप ध्यान में अपने हृदय पर यानी अनाहत चक्र पर ध्यान लगाते हैं, ये चक्रों वाली जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। तो जब आप ध्यान में अपने हृदय पर यानी अनाहत चक्र पर ध्यान लगाते हैं तो भीतर की दोनों धाराएं ऐसी संतुलन की स्थिति में आती हैं मानो एक दूसरे में विलीन हो रही हों। न कोई सूर्य, न कोई चंद्र, सब शांत और मौन, और रहता है केवल संतुलित प्रकाश। यही है इनर हार्मनी, जहां मन विश्राम पाता है और चेतना जागती है। तो मित्रों, संतुलन कोई करने की चीज नहीं है, यह तो एक अनुभूति है उस क्षण की जब भीतर की विपरीत ऊर्जाएं एक दूसरे को स्वीकारने लगती हैं। तो करिएगा ना अभ्यास, मन के भटकाव को रोकने के लिए, अपनी चेतना से मुलाकात करने के लिए। मौन, ध्यान, अभ्यास कीजिए ना। ज्यादा नहीं, 1 महीने के अंदर आपको अपने आप में भी परिवर्तन समझ में आने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। अभ्यास अवश्य आरंभ करें। यह जीवन की अजीब शांत संगीत है। मिलिए ना इससे। फिर मिलते हैं अंतर यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार।